मेरी मालकिन की छोटी बेटी हर रात कमरे में तेल और केले लेकर जाती थी और कुछ घंटों बाद बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ होती थी। वे ये काम सब लोगों से छुपकर करती थी, लेकिन मेरी नजर तो उन पर पड़ी जाती थी क्योंकि उस वक्त मैं रसोई घर में काम कर रही होती थी। ये काम उनका रोज का होता था। मैंने उनका ये राज जानने के लिए एक दिन उनके कमरे में छुप गई कि आखिर वह केले और तेल का करती क्या है। अभी उनको कमरे में आए कुछ ही समय हुआ था, फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम बानी है। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई थी। मेरे माता पिता लोगों के खेतों में काम करके 2 वक्त का खाना जुटाते थे। मैं अपने माता पिता की एक लौती संतान थी। घर के हालात ठीक न होने की वजह से मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई लिखाई ना करवा सके। जैसे तैसे हमारे दिन निकल रहे थे। मेरी उम्र 10 साल की थी। मैं अपने माता पिता को ऐसे खेतों में दिन रात मेहनत करते देखती तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इसी वजह से मैं भी उनके साथ काम करने चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने हजारों का खर्चा बताया। अब हम लोगों के पास तो इतने रुपए थे नहीं, इसलिए मेरी माँ जमींदार जी के पास गई, जिनके खेतों में हम लोग काम करते थे। उनके सामने अपनी झोली फैलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन जमींदार ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि उनके लिए इतने पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसी वजह से मेरे पिताजी का इलाज ना हो पाया और वे हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हम लोगों का सहारा छिन चुका था, लेकिन जैसे तैसे मैं और मेरी माँ ने खुद को संभाला और फिर से अपना जीवन यापन करने लगे। मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके अपना पेट भरने लगे। मेरे मन में जमींदार जी के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग आए, जिनका जन्मदिन था। उन लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान हम गरीबों में बांटे। हम लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि आखिर हमारा जन्मदिन आता कब है, लेकिन उन बड़े लोगों के दिए पकवान खाकर हम लोग उन्हें दुआएं देने लगे। कुछ दिन यूं ही निकले। फिर एक दिन मेरी माँ अचानक से दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ मेरी एकमात्र सहारा थी, अब वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे में मुझे मेरे चाचा चाची अपने पास ले गए। आखिर अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं, इसी चीज का फर्क मुझ में अब समझ में आ रहा था। मेरे चाचा चाची अपनी बेटी को अच्छा खाना अच्छे कपड़े देते थे, लेकिन मुझसे अपने सारे घर का काम करवाते थे। अच्छे से बोलना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी ना थे कि मेरी हालत कैसी है। खैर, मैं इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। एक दिन मैं घर पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी मेरे चाचा जी शहर से आए और मेरी चाची से कहा कि शहर के एक घर में काम करने वाले की जरूरत है, क्यों ना हम बानी को वहाँ काम में लगा दें। हमारे पास पैसे आते रहेंगे और बानी वहाँ काम करती रहेगी। मेरी चाची भी इस बात से खुश हो गई। खुश हो भी क्यों ना, आखिर बिना मेहनत पैसे जो आ रहे थे। दूसरे दिन मेरे चाचा अपने साथ मुझे शहर ले गए। वहाँ हम लोग एक बड़े से घर में गए, जहाँ पर एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ बैठी थी। चाचा ने उनसे नमस्ते किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज से ये यहीं आपके यहाँ सारा काम करेगी। मैं इसे सुबह छोड़ जाया करूँगा और शाम को ले जाया करूँगा। उस मैम साहब ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि मैं उनके घर का सारा काम कर सकती हूँ कि नहीं। मैं बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला दिया। इतने बड़े घर का इतना सारा काम मुझ जैसी अकेली को करने में बहुत कठिनाई होने वाली थी, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे मन में चाचा चाची का इतना खौफ जो था। अब उस मालकिन ने मुझे अपना सारा काम समझा दिया और मैं रसोई घर में काम करने लग गई। पूरा दिन काम करती और शाम को चाचा मुझे घर ले जाते। फिर जाकर वही रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती और गर्मी में मैं सो जाती। दूसरे दिन फिर चाचा मुझे मालकिन के घर छोड़ जाते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर पर बहुत सारी मेहमान आए तो
काम भी बहुत हो गया था। इसी वजह से मालकिन ने मुझे शाम को घर नहीं भेजा। उन्होंने मेरे चाचा से कहा कि जब तक हमारे मेहमान यहाँ पर हैं, आप बानी को यहीं पर रहने दें, क्योंकि देर रात सब लोग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से काम भी बढ़ जाता है। मेरे चाचा ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया और खुद घर पर आ गए। मैं वहाँ पर देर रात तक काम करती रही और वहीं पर मालकिन ने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मुझे चाचा चाची के घर से ज्यादा अच्छा यहाँ लगा था, क्योंकि मुझे अच्छा खाना और पंखे वाले कमरे में रहने दिया जाता था। लेकिन जब भी मैं मालकिन को उनकी बेटियों के साथ देखती तो मुझे भी मेरी माँ की याद आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेहमान तो चले गए, लेकिन मालकिन ने मुझे अपने घर नहीं भेजा। उन्होंने चाचा को साफ बोल दिया कि बानी यहाँ पर ही रहेगी। अब मालकिन और उनकी छोटी बेटी के साथ मेरी अच्छी बनने लगी थी। त्योहार पर मालकिन मुझे नए कपड़े भी दिलाती थी। मालकिन की छोटी बेटी बहुत अच्छी थी। वह मुझसे घुल मिल गई, लेकिन उनकी बड़ी बहन बहुत गुस्से वाली थी। वे मुझे एक नौकरानी ही बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक दिन मालकिन और उनकी बेटियों को 2 दिन के लिए कोई शादी फंक्शन में कहीं बाहर जाना पड़ा था, तो मालकिन ने मुझे अपना घर संभालने को बोला और कहा कि तुम यहाँ रहना और घर की अच्छे तरीके से देखभाल करना। अब इतने दिनों में से मैं उनकी देखभाल कर रही थी तो उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे भी अकेले रहने में डर लगता था। फिर मालकिन ने चाचा को वहां बुलाया और मेरे पास रहने के लिए बोला। चाचा ने तुरंत हाँ बोल दिया और मालकिन चली गई। अब मैं अपना और चाचा जी का खाना बनाया और खाकर सोने चले गए। रात को करीब 12 बजे मेरे चाचा जी ने उठकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर चले गए। दरवाजे की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी। पहले मैंने सोचा कि शायद वे पानी पीने रसोई घर में गए होंगे, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वह वापस नहीं आए तो मैं भी बाहर देखने के लिए चली गई कि आखिर वह कहाँ गए। मेरे इधर उधर देखने के बाद मुझे मालकिन के कमरे से आवाज सुनाई दी। मैंने जैसे ही उनके कमरे में झांककर देखा तो वहाँ पर मेरे चाचा जी मालकिन की अलमारी से कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो चाचा जी? तो वे एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि अलमारी कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गया था कि चाचा जी यहाँ चोरी की फिराक में हैं। इतना बड़ा घर और इतनी अमीर लोगों के घर में खुद को अकेला पाकर कुछ आदमियों के मन में पाप भी जागी जाता है। तो फिर मेरे चाचा जी तो ऐसी छोटी मोटी चोरियां गांव में करते ही रहते थे, लेकिन मुझे डर था कि चाचा यहाँ पर कोई गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालकिन का विश्वास टूटे। खैर, मैं चाचा पर हर समय नजर रखनी शुरू कर दी। एक पल के लिए भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। रात को भी गहरी नींद में ना सोती थी। ऐसे ही 2 दिन निकल गए और मालकिन और उनकी बेटियां वापस आ गई। उनके आने के बाद चाचा जी भी वापस चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, जिनको पाकर मैं बहुत खुश थी। एक रात में किचन में काम कर रही थी, तभी मैंने मालकिन की छोटी बेटी मंजू को अपने कमरे में केला और तेल ले जाते हुए देखा। वह ऐसे चोरों की तरह नजर चुराकर कमरे में जा रही थी, मानो उन्हें कोई देख ना ले। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर मंजू दीदी केले और तेल का क्या करेगी। दरअसल मालकिन के पति कुछ समय पहले गुजर गए थे, तभी वह अपनी दोनों बेटी के साथ अकेली रहती थी। जमीन जायदाद होने की वजह से उनके अच्छे दिन थे। मैं मंजू दीदी की बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई करने वाली लड़की है, कुछ करती होगी। आए दिन मंजू दीदी की सहेलियां घर पर आती थी और ये सब मिलकर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करती थी। एक दिन मैंने मंजू दीदी से पूछ लिया कि दीदी, आप सब लड़कियां मिलकर ये क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया था कि हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल करती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई थी, तो मुझे कैसे पता होगा पढ़ाई के बारे में। बस इसी वजह से मैं मंजू दीदी की उस केले और तेल वाली बात को नजरअंदाज कर गई थी। मैं सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ करती और रसोई घर साफ करती थी। इसी बीच दीदी रोजाना फ्रिज से केला निकालती और एक कटोरी में तेल डालते और
अपने कमरे में लेकर चली जाती। अब तो ये रोज का काम हो गया था। मेरा कमरा दीदी के सामने ही था। देर रात को दीदी कमरे से बाहर आती और अपने हाथ धोती। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। कभी कभी मैं जाग रही होती थी तो ये सब दिख जाता, वरना रोजाना मैं दीदी को बाहर आते नहीं देखी थी, क्योंकि जब तक वह आती मेरी आंख लग जाती थी। अब तो मुझे ये सब पढ़ाई का मामला नहीं बल्कि कुछ और लगने लगा था, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए ये अपने प्रैक्टिकल के लिए दीदी केला और तेल लेकर जाती तो ऐसे छुपाकर क्यों जाती और रोज रात ये सब क्यों करती। मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात दौड़ती थी कि आखिर दीदी अपने कमरे में क्या करती, क्या है। मैं इस बारे में मालकिन से बात करने की सोची। एक दिन मैं मालकिन के कमरे में गई तो वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। फिर मैं बिना कुछ बोले वहां से आ गई। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं दीदी कुछ और ही कर रही हो और मैं बिना वजह मालकिन को बताकर घर में तमाशा खड़ा कर दूं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से मैंने इस बात को छोड़ दिया और ध्यान देना बंद कर दिया। ऐसे ही एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी। तभी मंजू दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकलकर दीदी के पास जाकर पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। तभी दीदी ने बात बदलते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वह अपने कमरे में चली गई। मुझे इसी फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई कि आखिर क्या बात हो गई कि हमेशा हंसने वाली मंजू इतनी रात को अपने कमरे से रोते हुए निकली। बस अब पूरा दिन मेरा दिमाग में सिर्फ यही बात रहती कि वह केला और तेल कमरे में लेकर जाना, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथों को धोना और पूरा शरीर से पसीने भरा हुआ होना और फिर एक रात ऐसा रोते हुए बाहर निकलना। और सबसे बड़ी बात कि उनका ये सब काम ऐसे छुपकर करना। अब तो मुझे दीदी पर शक होने लगा था कि वह कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही। अगले दिन दीदी अपने कॉलेज चली गई और बड़ी दीदी अपनी कोचिंग। तभी मैंने मालकिन को चाय देने गई। तभी मौका पाकर मंजू दीदी के कमरे में जाकर देखने का सोचा। तब दोपहर में मालकिन सो गई तो मैं मंजू दीदी के कमरे में गई, लेकिन कमरे में तो कुछ भी ऐसा नहीं था। सब सामान अच्छे से पड़ा था। मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा है क्या। तभी मंजू दीदी और उनकी बड़ी बहन आ गई। मैंने उन दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन मंजू दीदी ने खाना खाने से मना कर दिया। वह सुबह भी नाश्ता नहीं करके गई थी। मैंने काफी बार बोला कि प्लीज आप खाना खा लीजिए, लेकिन वह एकदम से मुझ पर चिढ़ गई। फिर मैंने कुछ ना बोला। थोड़ी देर के बाद मैंने दीदी से सब कुछ पूछने का सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने पूछा और वह गुस्सा हो गई तो मुझे मंजू दीदी की फिक्र थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी वह मुझे कभी भी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं एक नौकरानी हूँ और मेरे लिए उन्होंने कुछ भी चीज मेरे चाचा चाची से बढ़कर की थी। कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात उनके कमरे में ही छुप कर बैठ जाऊं और देखूं कि आखिर होता क्या है। फिर मैं रात को सबको खाना खिलाकर और खुद बिना खाए ही दीदी के कमरे में एक कोने में छुप गई। मैं उस समय छुपी थी जिस टाइम दीदी रसोई में केला और तेल लेने आई थी। फिर मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे में आती हैं और कमरे के पीछे का दरवाजा खोलती है। मैं सोचने लगी कि उस दिन जब मैंने दीदी का कमरा देखा था तो मुझे ये दरवाजा नहीं दिखाई दिया। शायद दिखाई ना देने की वजह ये थी कि उस दरवाजे के आगे पर्दा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि दीदी उस दरवाजे से एक आदमी को अंदर लेकर आती है और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। तभी अचानक से मेरे हाथ की चेन जो मेरी माँ ने एक बार मेले से मुझे लाकर दी थी वे निकलकर नीचे गिर गई। उसकी आवाज से दीदी को वहम हुआ कि कोई और भी उनके कमरे में है। उन्होंने उठकर सब जगह देखा तो एक कोने में मुझे खड़ा पाया। दीदी मुझे देखकर घबरा गई और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह भी ऐसी छुपी हुई क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? मैं भी उनके गुस्से के आगे डर सी गई थी। फिर मैंने कहा, दीदी मुझे माफ करना दीदी, मैं यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं छुपी थी। वह मुझे आपकी फिक्र हो रही थी क्योंकि आजकल आप ना तो अच्छे से खाती हैं और उस दिन
आप अपने कमरे से रोती हुई भी निकली थी ना। उसके बाद मंजू दीदी ने मुझे सब कुछ बताया कि वह कुछ गलत नहीं करती जबकि भला ही करती है। उन्होंने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादाजी हैं। मेरे पिताजी की मौत के बाद मेरी माँ ने इन्हें घर से निकाल दिया था। तब से ये एक मंदिर में रहते थे, लेकिन मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैंने इस बारे में अपनी माँ से बात करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने मुझे खूब डांटा। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया और रात को दादाजी को अपने कमरे में ले आई थी और सुबह इस दूसरे दरवाजे से वापस भेज देती थी। मैंने दीदी से पूछा कि फिर वह केला और तेल। तभी दीदी कहने लगी कि मेरे दादाजी का लीवर कमजोर है, जिसकी वजह से वे ज्यादा खाना पचा नहीं पाते हैं। इसी वजह से वे एक समय ही खाना खाते हैं। रोज सुबह कॉलेज जाते टाइम में इन्हें खाना दे आती थी और रात को ये खाना नहीं खाते थे, इसलिए मैंने इनको फल खिलाना शुरू किए और केला इनका पसंदीदा फल होने की वजह से रोज रात को मैं इनके लिए केला लाने लगी। माँ को और दीदी को पता ना चले, इसी वजह से मैं ये सब छुपकर करती थी और मेरे दादाजी के घुटनों में बहुत दर्द रहता था, इसलिए मैंने तेल लाना शुरू किया ताकि इनके घुटनों की मालिश कर सकूं। ज्यादा देर मालिश की वजह से मैं पसीने से भी भीग जाती थी, तभी तेल लगे हाथ बाहर धोने जाती थी। फिर दीदी ने कहा कि उस दिन मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मजबूर थी अपनी माँ के आगे, इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। दीदी की इन सभी बातों को सुनकर अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। मैं बार बार मालकिन को बारे में सोच रही थी कि कोई इतनी निर्दयी कैसे हो सकता है। एक बीमार पिता सम्मान ससुर को घर से निकाल दी, लेकिन मन ही मन दीदी पर भी गर्व हो रहा था। आज के समय में इतना अच्छा दिल बहुत कम लोगों का होता है और वह दिल मंजू दीदी के पास था। पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया है, बुजुर्ग लोगों को बिना सोचे समझे घर से निकाल देते हैं। अभी मुझे सब समझ आ गया था कि जिस पर जो तकलीफ गुजरती है वह तकलीफ